नमस्कार साथियों, आज अपन बीए थर्ड ईयर पॉलिटिकल साइंस के सेकंड पेपर के जो पाठ्यक्रम है उस पर परिचर्चा करेंगे। पॉलिटिकल साइंस पेपर सेकंड का नाम अंतर्राष्ट्रीय संबंध है और इसकी 3 इकाई में हम इकाई प्रथम में मुख्यतः इसके सैद्धांतिक भाग का अध्ययन करेंगे और इकाई द्वितीय एवं तृतीय के अंदर इसके व्यवहारिक पक्ष का अध्ययन करेंगे। इकाई प्रथम में 5 बिंदु निर्धारित किए गए हैं। नंबर 1, अंतर्राष्ट्रीय संबंध। अंतर्राष्ट्रीय संबंध का अर्थ क्या है? इसकी प्रकृति एवं इसके क्षेत्र अर्थात विषय वस्तु जिसका अध्ययन इसमें किया जाता है उनका उल्लेख किया गया है। नंबर 2, दृष्टिकोण अर्थात उपागम या सिद्धांत। जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में सिद्धांत निर्माण के लिए जो प्रयास किया गया है उनमें मुख्यतः 4 प्रकार के दृष्टिकोणों का हमें अध्ययन करना है। नंबर 1, आदर्शवादी, उसके बाद में यथार्थवादी, फिर मार्टिन कापलान का व्यवस्था या सिस्टम थ्योरीज एवं अंतर्राष्ट्रीय संबंध के अध्ययन का मार्क्सवादी दृष्टिकोण है। नंबर 3 में मुख्यतः अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के कर्ता मतलब वो एक्टर, जिसमें मुख्य रूप से जो एक्टर है या अभिनेता वो एक है राज्य, और उसके बाद में अन्य कर्ता के अंदर 21वीं सदी के अंदर जैसे एनजीओ है, बहुराष्ट्रीय निगम है, अन्य गैर या निजी वित्तीय संस्थाएं हैं जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के संचालन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रही है, उनका भी इस कर्ता या एक्टर के अंदर हम अध्ययन करेंगे। उसके बाद आता है राष्ट्रीय शक्ति। राष्ट्रीय शक्ति एवं शक्ति संतुलन 2 ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिनमें हर बार परीक्षा में इनमें से एक का बड़ा सवाल पूछा जाता है। ध्यान दीजिए साथियों, राष्ट्रीय शक्ति एक राष्ट्र की शक्ति होती है जिसके चारों ओर उसकी विदेश नीति के विभिन्न पहलू चक्कर लगाते हैं। एक राष्ट्र की क्षमता होती है जिसके बल पर वह दूसरे राष्ट्रों से अपनी इच्छा अनुसार कार्य करवा लेता है, अन्यथा वो नहीं करते। तो राष्ट्रीय शक्ति का अर्थ क्या है? इसके मूल तत्व यानी 2 प्रकार के तत्व हैं, मानवीय एवं गैर मानवीय, और उसके बाद में इसकी सीमाएं अर्थात कोई भी राष्ट्र की शक्ति निरपेक्ष नहीं होती, कोई एक ही तत्व शक्ति को सिद्ध नहीं करता। इस प्रकार इसकी जो सीमाएं हैं उनका भी अपन अध्ययन करेंगे। उसके बाद अंतिम बिंदु है शक्ति संतुलन। यानी प्रत्येक राष्ट्र की जो शक्ति है वो लगभग बराबर है, अर्थात वैश्विक राष्ट्र जो है उनकी शक्ति में एक प्रकार का बैलेंस रहे, जैसा कि तुलना के दोनों पलड़ों में समान भार होने पर स्थिरता रहती है, वैसे ही राष्ट्रों की शक्ति में भी एक बैलेंस रहना चाहिए ताकि कोई भी एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र पर आक्रमण करने का साहस नहीं करे और वैश्विक शांति एवं स्थिरता बनी रह सके। यूनिट सेकंड में अंतर्राष्ट्रीय संबंध के व्यवहारिक पक्ष का अध्ययन करेंगे। जैसा कि साथियों 1945 में दूसरा विश्व युद्ध समाप्त होता है और विश्व युद्ध के बाद अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के स्वरूप में महत्वपूर्ण बदलाव आता है। एक और यूरोप की 4 महत्वपूर्ण शक्तियां ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मन एवं इटली का अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था से वर्चस्व खत्म होता है और उसके स्थान पर संयुक्त राज्य अमेरिका तथा सोवियत संघ 2 वैश्विक शक्तियां या महाशक्तियों के रूप में उभरकर सामने आते हैं। सेकेंड महत्वपूर्ण बदलाव इन दोनों महाशक्तियों की वैचारिक प्रतिद्वंदिता के कारण से विश्व के अंदर शीत युद्ध की राजनीति की शुरुआत होती है और अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था का संचालन इसी शीत युद्ध के माध्यम से होता है। नंबर 3, दूसरे महायुद्ध के बाद एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के देशों का उदय होता है और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर ये स्वतंत्र विदेश नीति के रूप में गुट निरपेक्ष आंदोलन,
G15, G77 विभिन्न संगठनों की स्थापना करते हैं। नंबर 4, राष्ट्रों के मध्य शीत युद्ध के कारण से पारस्परिक भय, शंका और संदेह पैदा होता है और इसी कारण से नाटो एवं वार्सा जैसे अंतर्राष्ट्रीय सैन्य संगठन का उत्पत्ति होती है। और इसके साथ ही महाशक्तियों में भू राजनीतिक या भू सामरिक हितों को लेकर टकराव होता है। अतः दूसरे महायुद्ध के बाद वैश्विक शांति के लिए स्थापित संयुक्त राष्ट्र संघ जैसी संस्था पंगु बन जाती है। अब इन्हीं 5 बदलाव के परिप्रेक्ष्य में हम इकाई सेकंड के इन 3 बिंदुओं को देखने का प्रयास करेंगे। नंबर 1 जो बिंदु है वो है शीत युद्ध। दूसरे महायुद्ध के बाद में यानी 1945 से लेकर 1990 तक अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था का संचालन शीत युद्ध के आधार पर होता है। शीत युद्ध मुख्यतः प्रत्यक्ष युद्ध नहीं होकर विश्व के 2 गुट, जिसका एक का नेता संयुक्त राज्य अमेरिका और दूसरे का सोवियत संघ है, और इन 2 गुटों की जो विचारधारा जो परस्पर अलग अलग थी और इन विचारधाराओं के अंदर जो टकराव की स्थिति आई, जिसके कारण से इन दोनों की महाशक्तियों के बीच संबंधों के अंदर टकराव, तनाव या दरार पैदा हुई, इसी को हम शीत युद्ध के नाम से पुकारते हैं। उसके बाद है शीत युद्ध का क्या कारण थे जिसके कारण से ये 1945 से 90 का काल अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में शीत युद्ध के नाम से जाना जाता है। उसके बाद इन 45 वर्षों के अंदर इसके विकास के चरण अर्थात अलग अलग दशक के अंदर जिस प्रकार से महाशक्तियों में टकराव आया, साथ में कुछ समय यानी 1969 से 1979 के बीच दोनों के संबंधों में सौहार्दपूर्ण संबंध स्थापित हुए, तो उस समय को हम देतांत या तनाव शैथिल्य के नाम से भी पुकारते हैं। लेकिन फिर से वापस 1980 के दशक में इनमें शीत युद्ध शुरू होता है और जो 90 में जाकर के खत्म होता है। इसका क्या प्रभाव पड़ा, इसकी समाप्ति के कारण और विश्व राजनीति पर इसके प्रभाव का अध्ययन करेंगे। सेकंड बिंदु या टॉपिक है गुट निरपेक्ष आंदोलन या नाम। देखिए, शीत युद्ध की राजनीति से तीसरी दुनिया के अलग रहने और अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में स्वतंत्र नीति के संचालन हेतु जिस आंदोलन की शुरुआत 1961 के अंदर नेहरू, नासिर और टीटो द्वारा की गई थी, उसी को हम गुट निरपेक्ष आंदोलन के नाम से पुकारते हैं। ये तीसरी दुनिया का आंदोलन था। इसका क्या मतलब है, उसके बाद में इसकी क्या विशेषता या लक्षण, साथ ही अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में अर्थात शीत युद्ध एवं शीत युद्धोत्तर अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में इसकी क्या उपलब्धियां रही है, और साथ ही गुट निरपेक्ष आंदोलन के समक्ष आज भी क्या चुनौतियां हैं। इसके बाद हम गुट निरपेक्ष आंदोलन में भारत की भूमिका का अध्ययन करेंगे, क्योंकि 2 बार भारत में इस आंदोलन का अधिवेशन भी हुआ है। 1961 में इसकी स्थापना में नेहरू की महत्वपूर्ण भूमिका रही थी, इसलिए गुट निरपेक्ष आंदोलन में भारत की भूमिका का अध्ययन किया जाएगा। उसके बाद में है कि शीत युद्ध जो कि 1990, सोवियत संघ जो कि 1991 जिसका पतन हो गया, उसके बाद में विश्व एक ध्रुवीय हो गया, और इस एक ध्रुवीय विश्व जिसे कि हम शीत युद्धोत्तर युग के नाम से पुकारते हैं, इसमें गुट निरपेक्ष आंदोलन की क्या प्रासंगिकता है। जब विश्व में गुट ही नहीं है तो ऐसे में इस आंदोलन के सामने जो प्रासंगिकता को लेकर प्रश्न पैदा हुआ उसके बारे में अध्ययन किया जाएगा। उसके बाद बिंदु 3 अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक अर्थव्यवस्था, ये भी गुट निरपेक्षता से ही संबंधित है। ध्यान देना चाहती हूँ, 1945 में विश्व युद्ध के बाद अमेरिका और उसके मित्र देशों द्वारा जिस प्रकार की अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था जो कि मुख्यतः पूंजीवाद पर आधारित, उदारवादी लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित जिस व्यवस्था की स्थापना की थी, उसके बाद जनरल एग्रीमेंट टैरिफ एवं ट्रेड अर्थात गेट नामक एक समझौता होता है, और इस समझौते के द्वारा विश्व व्यापार का संचालन किया जाता है। 1 जनवरी 1995 में गेट के स्थान पर WTO अर्थात वर्ल्ड
ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हो जाती है। और इस बीच के काल में मैं आपको बताऊं कि तीसरी दुनिया के देशों के लिए ये जो अर्थव्यवस्था जो मित्र देशों अर्थात पूंजीवादी अमेरिकन गुट के द्वारा स्थापित की गई थी, ये तीसरी दुनिया के देशों के अनुकूल नहीं थी। विकासशील देशों ने बार बार अंतर्राष्ट्रीय संगठनों पर ये मांग उठाई कि वर्तमान वैश्विक व्यवस्था जो कि अन्याय असमानता पर आधारित है, जबकि अर्थव्यवस्था के संचालन में उनकी भी महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि विकसित देश कच्चा माल इन्हीं देशों से प्राप्त करते हैं। तो ऐसे में न्याय एवं समानता पर आधारित आर्थिक संबंधों का निर्धारण किया जाए, अर्थात जो अर्थव्यवस्था चली आ रही है उसको पुनर्निर्धारित करने की विकासशील देशों द्वारा 70 के दशक में जो मांग की गई थी, उसी को नवीन अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था के नाम से पुकारा जाता है। इस आर्थिक व्यवस्था में भारत की क्या भूमिका रही थी और उसके बाद 1970 से लेकर आज तक ऐसी अर्थव्यवस्था की स्थापना के लिए जो प्रयास किए गए हैं उन्हें मुख्यतः दो भागों में विभाजित किया जाता है। नंबर 1 उत्तर दक्षिण डायलॉग या संवाद, और दूसरा दक्षिण दक्षिण सहयोग। इसका मतलब ये है, ये दो बिंदु हैं जिसमें उत्तर दक्षिण का मतलब उत्तर के विकसित देश और दक्षिण का मतलब भूमध्य रेखा के दक्षिण में अधिकांश जो राष्ट्र है, ये शब्दावली काम में ली गई है। जो राष्ट्र है वो मुख्यतः एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिकन राष्ट्र है, और ये मुख्यतः गरीब राष्ट्र है। इन दोनों के अंदर संवाद, जैसा कि विकसित देश विकासशील देशों को टेक्नोलॉजी सहायता दे, इन्हें आर्थिक सहायता दे, इनके व्यापार को वरीयता दे, तो इस प्रकार की मांग के लिए जो प्रयास हुए, लेकिन विकसित देशों की हठधर्मिता के कारण से उन्होंने कभी भी विकासशील देशों का सहयोग स्वीकार ही नहीं किया। तो ऐसी स्थिति के अंदर दक्षिण अर्थात दक्षिण के गरीब मुल्कों ने या देशों ने भी पारस्परिक सहयोग के लिए विभिन्न क्षेत्रीय संगठन स्थापित किए। इसके साथ ही विभिन्न सम्मेलनों के लिए G15, G77 संगठन स्थापित किए। तो इसको हम कहते हैं दक्षिण दक्षिणी सहयोग। और उसके बाद है विश्व व्यापार संगठन, जो 1 जनवरी 1995 को विश्व व्यापार अर्थात वैश्विक व्यापार व्यवस्था के संचालन के लिए अस्तित्व में आया। इसकी संरचना क्या है, ये मुख्यतः क्या कार्य करता है, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। यूनिट 3 के अंदर मुख्यतः 4 प्रकार के टॉपिक निर्धारित किए गए हैं, जिसमें नंबर 1 विदेश नीति अर्थात अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में एक राष्ट्र अपने राष्ट्रीय हितों की पूर्ति के लिए जो अन्य राष्ट्रों के साथ में नीति निर्धारित करता है, उसी को हम विदेश नीति के नाम से पुकारते हैं। अतः विदेश नीति का क्या अर्थ है, इसके कौन कौन से निर्धारक कारक हैं और इसके मूल तत्व या विशेषता क्या है। विदेश नीति के अंदर हम मुख्यतः 3 देशों की विदेश नीतियों का अध्ययन करेंगे, जिसमें नंबर 1 संयुक्त राज्य अमेरिका, नंबर 2 चीन तथा नंबर 3 भारत की विदेश नीति। और इन तीनों देशों की विदेश नीति की मौलिक विशेषताओं को हम पढ़ेंगे। उसके बाद भारत तथा उसके पड़ोसी देशों मुख्यतः चीन, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, पाकिस्तान, श्रीलंका, इनके साथ में भारत के पारस्परिक संबंध कैसे रहे हैं, और उसके साथ ही संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ भारत के संबंधों का अध्ययन करेंगे। उन्नीस 1945 में दूसरा विश्व युद्ध समाप्त होता है। विश्व युद्ध के दौरान ही अगस्त 1941 में अमेरिकन राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट तथा ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल, जो कि अटलांटिक महासागर में युद्ध पोत पर एक समझौता करते हैं और मित्र राष्ट्रों की ओर से वैश्विक शांति, सुरक्षा एवं सहयोग के लिए एक वैश्विक संगठन की मांग करते हैं। और ये संगठन जून 1945 में सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन के बाद UN अर्थात यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र संघ के नाम से अस्तित्व में आए। इस संयुक्त राष्ट्र संघ की संरचना अर्थात इसके मूल अंग कौन कौन से हैं, उनकी क्या भूमिका एवं कार्य होते हैं, उसके बाद में इसमें सुधार के लिए क्या मांग की जा रही है, क्योंकि वैश्विक व्यवस्था जो कि उस समय
द्वितीय विश्व युद्धोत्तर व्यवस्था थी। 1991 के बाद में शीत युद्धोत्तर वैश्विक व्यवस्था हो गई, उस व्यवस्था में बदलाव आ गया, अतः इसके मूल ढांचे में भी सुधार की मांग की जा रही है। इसके साथ ही संयुक्त राष्ट्र संघ का वैश्विक शांति में क्या भूमिका रही, यद्यपि ये राजनीतिक क्षेत्र में ज़्यादा प्रभावी नहीं हुआ, लेकिन सामाजिक, आर्थिक एवं मानवीय सहयोग के क्षेत्र में इसकी भूमिका बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण रही है। साथ ही समकालीन युग में प्रासंगिकता, अर्थात 21वीं सदी में जब दुनिया एक ध्रुवीय, उसके बाद में बहु ध्रुवीयवाद या केंद्र की ओर संकेत नजर आ रहा है, तो इसमें इसकी क्या प्रासंगिकता है, इसका अध्ययन करेंगे। 1945 से 1990 तक शीत युद्ध की विश्व व्यवस्था रही और इसी वैश्विक व्यवस्था में 1980 के दशक में कुछ बदलाव आना शुरू होता है। अभी तक दुनिया की महाशक्तियां हो चाहे छोटे राष्ट्र हो, अपनी विदेश नीति में गोपनीयता रख रहे थे। इसके साथ ही जनता के प्रति जवाबदेहिता का अभाव था और 1980 में जब जनता में धीरे धीरे चेतना की जागृति होती है, तो न केवल सोवियत संघ अपितु अमेरिका, चीन जैसे देशों को भी अपनी विदेश नीति में बदलाव करना पड़ता है। और यहीं से अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में दो प्रकार के तत्व देखने को मिलते हैं, एक आर्थिक एकीकरण का, वहीं दूसरी ओर विखंडन अर्थात जातीय, धार्मिक एवं सांस्कृतिक टकराव एवं विखंडन की स्थिति उभरती है। साथ ही दुनिया के देशों में ऊर्जा, सुरक्षा और आर्थिक निवेश को लेकर भी प्रतिस्पर्धा उभर कर सामने आती है। इसी में विभिन्न राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय संगठन के साथ ही अपने अपने क्षेत्र विशेष में पारस्परिक, आर्थिक, राजनीतिक सहयोग के लिए संगठन स्थापित करते हैं। ऐसे 3 प्रकार के संगठन आपके लिए पाठ्यक्रम में निर्धारित है। नंबर 1 सार्क या दक्षेस, ये दक्षिण पूर्वी एशिया के 8 देशों का संगठन है। उसके बाद दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के जो संगठन है उसका नाम है आसियान, और उसके बाद यूरोप के 27 देशों का एक संगठन है जो 1958 में रोम संधि के तहत अस्तित्व में आया और वर्तमान में इसे यूरोपियन यूनियन के नाम से पुकारा जाता है। और यूरोपीय यूनियन न केवल आर्थिक अपितु एक राजनीतिक संगठन भी है। अंतिम बिंदु, विश्व के प्रमुख समकालीन मुद्दे एवं प्रवृत्तियां, जिसमें मुख्यतः मानवाधिकार, वैश्वीकरण, वैश्विक आतंकवाद, पर्यावरणवाद तथा निशस्त्रीकरण, इस प्रकार के बिंदु दिए गए हैं। ध्यान देना कि बदलते वैश्विक परिवेश में मानवता के सम्मुख या मानवता से सरोकार रखने वाले कुछ वैश्विक समस्याएं उभर कर सामने आई है, जिनका संबंध एक राष्ट्र से नहीं अपितु राष्ट्र की सीमाओं से परे भी है। अतः अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में इनका अध्ययन भी किया जाने लगा है। मानवाधिकार, जो कि संपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की जिम्मेदारी है कि दुनिया के विभिन्न भागों में जो मानव के नैसर्गिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है उसकी रक्षा की जाए। वैश्वीकरण, जो कि अंतर्राष्ट्रीय समाज में 1980 तथा भारत में 1990 के दशक में उभर कर सामने आता है। इसके माध्यम से व्यक्ति एवं विभिन्न देशों के जो विचार है, जो तकनीक है, उसके बाद में उनके सांस्कृतिक संबंध है, जो अर्थव्यवस्था है, उनके बीच में दूरियां घटी है और त्वरित आदान प्रदान को बढ़ावा दिया है। अर्थात आज दुनिया एक वैश्विक गांव के रूप में या ग्लोबल विलेज के रूप में तब्दील हो गई है। इसके साथ ही जो आतंकवादी जैसी घटनाएं हैं, इसने वैश्विक स्वरूप अपना लिया है। ये समस्या भी संपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय समाज की बन गई है। इस समस्या से मानवता को निदान दिलाना अंतर्राष्ट्रीय समाज या वैश्विक व्यवस्था की जिम्मेदारी है। पर्यावरण, जो कि मानव समाज के लिए आज हम कई बार ग्रीन हाउस गैसें, उसके बाद में क्लाइमेट चेंज, वैश्विक ताप वृद्धि, विभिन्न जो प्रकार की प्रवृत्तियां, इनका संबंध भी संपूर्ण मानवता से है। पर्यावरण का विनाश निस्संदेह मानवता के लिए एक संकट है। अतः दुनिया की जिम्मेदारी है कि हमने 1975 के स्टॉकहोम के पहले वैश्विक पर्यावरण सम्मेलन से लेकर आज तक जो चर्चा की है, इस टिकाऊ
विकास, हरित अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को सार्थक करने के लिए पर्यावरणवाद का भी हमें इसमें अध्ययन करना है। और उसके बाद में शस्त्रीकरण अर्थात शस्त्र एकत्र करना मानवता के लिए एक संकट है, जिससे भय और तनाव का वातावरण पैदा होता है। अतः भविष्य में शस्त्र निर्माण पर धीरे धीरे मुख्यतः रोक लगा देनी चाहिए, राष्ट्रों को स्वेच्छा से छोड़ देना चाहिए ऐसा विचार, अर्थात हमें निशस्त्रीकरण अपना के ही हम अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सहयोग की स्थापना कर पाएंगे। जय हिंद, जय भारत।